सो लेट्स स्टार्ट विथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हेडिंग के साथ ही आप लिख सकते हो इनके एक्चुअल मीनिंग। परम्यूटेशन का मतलब रहता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब रहता है सिलेक्शन। ये चीज़ों को ड्यूरिंग दिस चैप्टर में कई बार रिपीट करने वाला हूँ, सो प्लीज पे अटेंशन। आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग टू बी ए फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल एग्जैक्टली होता क्या है पहले अंडरस्टैंड कर लो। लेट जैसे हम n इस वेरिएबल से कोई भी एक नेचुरल नंबर पकड़ के चलते हैं, देन फैक्टोरियल इस n के ऊपर इस टाइप का ऑपरेशन होता है सच दैट, मतलब अगर मैंने n फैक्टोरियल अगर बोला तो ये हो जाता है जी आपका n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री। अब अगर ये n कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा और ये n अगर सबसे बड़ा रहेगा तो n माइनस वन मतलब एक एक से कम होता हुआ जा रहा है, मतलब नेचुरल नंबर छोटा होते हुए जा रहा है। अब छोटे से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा रहता है? वन रहेगा। तो ये प्रोडक्ट कहाँ तक हो रहा है जी? वन तक हो रहा है। तो मतलब जब भी हम n फैक्टोरियल बोलते हैं तो मतलब n से लेकर वन तक जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे हम उनका क्या कर रहे हैं जी? बेसिकली प्रोडक्ट करने वाले हैं, हम उनका प्रोडक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड हो गया? अब इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, काफी छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। तो हेडिंग अगर डाला रहेगा फैक्टोरियल, लेट्स स्टार्ट विथ कंसेप्ट स्टेटमेंट। लेट स्मॉल n इज एनी नेचुरल नंबर, let small n is any natural number then continued product of first n natural numbers then continued product of first n natural numbers is called as n factorial. And it is represented as देखो कैसे लिखते हैं हम, n लिखते हैं और उसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क हम लिखते हैं, और इसको रीड कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल। स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है। मैथ के अंदर हमेशा तीन चीजें रहती है, बोला है आपका हर एक कंसेप्ट के लिए एक थ्योरी होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है और उसका एप्लीकेशन होता है। पहला वाला पार्ट हमने देख लिया, थ्योरी वाला। अब इसको हम रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज n फैक्टोरियल विल बी व्हाट? n मल्टीप्लाइड विथ n माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ n माइनस टू, और ऐसा ये अप टू कहाँ तक आएगा जी? 3 इंटू टू इंटू वन। ये रहेगा जी n फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे, अगर मैंने कहा जी 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा? 3 इंटू टू इंटू वन, ये कितना आएगा जी? 6 आएगा। अगर मैंने कहा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल क्या रहेगा? 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये रहता है जी हमारा कंटिन्यूअस प्रोडक्ट 720। ठीक है। मतलब देखो एक बात तो पता चल गई, आपका हर एक नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल रहेगा उसका वैल्यू क्या है? फिक्स है, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। तो फैक्टोरियल बहुत ही इजी कंसेप्ट है, यहां तक किसी को कोई डाउट? होमवर्क मिलेगा, डोंट वरी, बट फैक्टोरियल समझ में आ गया? ओके। अब जरा गौर करो हमारे ये पहले और दूसरे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल क्या है? 3 इंटू टू इंटू वन। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल के अंदर देखो यहाँ पर क्या मिला हमें? 3 इंटू टू इंटू वन। मतलब मैं ये वाले पार्ट को 3 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ,
ऑब्जर्व करो, बस लिखवा के दूंगा, ये हमारा प्रॉपर्टी रहता है। अब ये 4 × 3 × 2 1 को मैं 4 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, ये 5 से लेकर 1 तक को मैं 5 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। तो बेसिकली क्या पता चला, 6 फैक्टोरियल के अंदर उससे छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, ओके, यहाँ तक लिख लिया। इसका एक ही प्रॉपर्टी रहता है, अब हम वो देखेंगे। इट इज कॉल्ड एज डिडक्शन ऑफ अ फैक्टोरियल। डिडक्शन ऑफ फैक्टोरियल, हम किसी भी बड़े नंबर वाले फैक्टोरियल को छोटे नंबर वाले फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो देखेंगे। अभी देखो हमने क्या देखा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 1 तक देखा। तो मैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल बोल सकता हूँ इसे, बिकॉज n माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब यहाँ से लेकर वापस से 1 तक रहेंगे। इसको मैं वापस से ऐसा भी लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। इसको अगर आप एक एग्जाम्पल के ऊपर अगर देखेंगे तो काफी इजीली समझ में आएगा। लेट जैसे हमने एक टर्म पकड़ा जी 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर लिखता हूँ, तो बेसिकली देखो मैं 7 फैक्टोरियल को कितने तरीकों से लिख सकता हूँ। 7 मल्टीप्लाइड विथ 6 फैक्टोरियल, ये भी क्या रहेगा हमारा 7 फैक्टोरियल ही रहेगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। पैटर्न समझ में आ गया। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, हम किसी भी एक नंबर के फैक्टोरियल को डिडक्ट कर सकते हैं छोटे वाले फैक्टोरियल्स। ये समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो ये फैक्टोरियल के रहने की वजह से हम डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, फैक्टोरियल का एक्सपेंशन हमें यूज करना पड़ता है। बट जब जैसे ही हमने एक्सपेंशन देखा तो क्या ऑब्जर्व किया भाई, उस किसी भी एक बड़े वाले फैक्टोरियल को उससे छोटे वाले जो नंबर्स है उनके फैक्टोरियल के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब ये सारी जगह पर आपको सिर्फ एक ही एक्सेप्शन रहेगा, तो यहाँ पर प्लीज एक ध्यान देना। कई बार कैलकुलेशन करते टाइम हमें कौन सा नंबर मिलता है जी, जीरो। जीरो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर्स का ही होता है, निगेटिव नंबर्स का नहीं होता, रैशनल नंबर्स का नहीं होता, सिर्फ नेचुरल नंबर्स का होता है। जीरो कभी कभी कैलकुलेशन में आ जाता है, और जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू रहता है इट इज ऑलवेज टेकन एज 1, क्योंकि देखो ना फैक्टोरियल मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, और जीरो अगर प्रोडक्ट में आ गया तो क्या होगा, सब कुछ जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अकेला एक्सेप्शन है फैक्टोरियल्स को लेकर। आपको आज काम क्या करना है वो समझ लो, आपको 10 फैक्टोरियल तक रखते तो होने ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत इजीली आ जाता है। लाइक जैसे कि हमारा 1 फैक्टोरियल क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल। बहुत इजी है, पिछले वाले नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू टू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। अब 5 फैक्टोरियल क्या रहेगा, 24 इंटू 5 120 एंड सो ऑन। ये क्लियर है? और इसमें आपको समझ में आएगा फिर पैटर्न। मैं 5 फैक्टोरियल को सीधा 5 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, या फिर अगेन 4 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, या फिर 3 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल। हम डिड्यूस कर सकते हैं, हम छोटी क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं. कैलकुलेट नंबर 1 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल. अब गलती से मत करना सर, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल. ठीक है. अब देखो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 20. छोटा कौन सा है? 18. ठीक है. मैं 18 फैक्टोरियल को 20 फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकता हूँ क्या? नहीं. नहीं. छोटे को बड़े के टर्म में कैसे लिखोगे? हम बड़े वाले को छोटे के टर्म में लिख सकते हैं. तो इसको अगर कैलकुलेट करना, मैं 20 को ऐसा लिख सकता हूँ, हमने जो अभी प्रॉपर्टी देखा उसके हिसाब से 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर नीचे कौन है? 18 फैक्टोरियल. अब देखो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है, तो मतलब ये जो हमने ब्रैकेट बनाया है ये दोनों कॉमन है ऊपर और नीचे. अब ये कैंसिल आउट हो सकता है. अब आपका आंसर कितना आता है? देखो 19 टू 38, मतलब हमारा आंसर क्या आया? 380. तो भले ही हमें कैलकुलेशंस करते टाइम क्वेश्चन भले ही फैक्टोरियल वाले टर्म में दिया है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी फैक्टोरियल के साथ काम करते हैं हमें फैक्टोरियल साइन को क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है. उसके बगैर आगे जा ही नहीं सकते. कॉमन लेकर कुछ ना कुछ कैंसिल करना ही पड़ेगा. इसका एक और एग्जांपल देखेंगे. 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैलकुलेट करना है, एक सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना है. कितना आया जी? मैं 10 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. और अपना डिनोमिनेटर में कौन है? 6 फैक्टोरियल एंड साथ में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लिख देंगे. क्लियर है? फैक्टोरियल को कैंसिल करना है, तो अब देखो ये जो ब्रैकेट में हमने 6 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे मिला, ये क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल आउट. अब बच्चों वाला खेला है. 4 टू ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 10 210. तो हमारा इसका आंसर क्या आया जी? 210. सबका यही आया है. इस टाइप का एक और ट्राई करके देखो. सेवन फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. चलो ऊपर एक और ले लेते हैं 2 फैक्टोरियल. ये कैलकुलेट करो. पास पास वाले पड़ोसी देखने के कैंसिल आउट करना काफी इजी हो जाता है. हमने सेकंड क्वेश्चन में यही किया. देखो पहले क्वेश्चन में क्या था? जो बड़ा वाला था हमने उसको छोटे के टर्म में लिखा. यहाँ पर देखो बड़ा वाला टर्म 10 था, उसके पास वाला कौन सा नंबर था? 6 या 4? 6. तो हमने 10 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल के टर्म तक लिखा. यहाँ पर भी आपको सिमिलर तरीके से करना है. कैंसिल आउट करने के लिए पास वाले टर्म्स देखा करो. आपका सबसे बड़ा टर्म कौन सा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में? 8. इसके पास वाला 7, मतलब मैं 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में? देखो मैं इसको 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ. कैंसिल हो जाएगा, मतलब देखो इसका जुगाड़ तो हो गया. 3 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे हमारा 4 फैक्टोरियल है. मैंने 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. ऊपर का देखो 3 फैक्टोरियल, देखो कैंसिल करने का जुगाड़ हो गया. अब ऊपर 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1. अब ये जो ब्रैकेट में बना है ये क्या हो जाएंगे जी हमारे? कैंसिल आउट. अब देखो मतलब कैलकुलेशन करते टाइम हम फैक्टोरियल साइन को क्या कर रहे हैं? हमेशा एलिमिनेट कर रहे हैं. ठीक है. अब कैलकुलेशन 2 2 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16. हमारा आंसर क्या आएगा? 1/16.
ये समझ में आ गया। फैक्टोरियल के थ्रू कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। अब इसको ना एक रिवर्स प्रोसेस में करता है। कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। अब देखो ये क्वेश्चन में जाते टाइम आपको फैक्टोरियल का डेफिनेशन याद रखना है। नंबर 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेबी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये करके बताओ, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। इनको फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है। पहले का आंसर बहुत इजी है। क्या है ये? 6 फैक्टोरियल। सेकंड वाला करके बताओ। आपको इनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, जुगाड़ करना है। अब फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है? हिंट उधर ही है। फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है? 2n फैक्टोरियल। कैसे आएगा मैडम? क्योंकि n फैक्टोरियल का डबल हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है? ओके, n फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है जो हमने कोलन में लिखा है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं मैडम? 1 से शुरू होता है। तो ठीक है, आपको वो वाला चाहिए पार्ट। तो अब सेकंड वाले इसमें देखो, मैं इसको 2 इंटू 1 बोल सकता हूँ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। मतलब हर एक से 2 का मल्टीपल निकाल सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एक बार 2 निकला, यहाँ से दूसरा मिलेगा, यहाँ से तीसरा, तो मेरे को कितने मिले? 2 बार, 5 बार। तो देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। मैंने पहले पार्ट को लिखा 2 इंटू 1, सेकेंड पार्ट को लिखा 2 इंटू 2, थर्ड को 2 इंटू 3, नेक्स्ट को 2 इंटू 4, उसके अगले वाले को 2 इंटू 5। ठीक है। अब ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट ही है, उसमें से देखो कॉमन कुछ है क्या पार्ट? 2। ये जो 2 है उसको मैं कंटिन्यूस प्रोडक्ट की वजह से सीधा क्या बोल सकता हूँ? 2 टू द पावर 5। अब बाकी कौन बचे देखो, 1 2 3 4 5, उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब ब्रैकेट में कौन है? कौन सा फैक्टोरियल है? 5 फैक्टोरियल है। तो हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या किया? हम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। उन्होंने कैसे, किस तरीके से करना है वो कुछ बोला क्या? नहीं, बट हमें फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या पता है? इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो भाई नेचुरल नंबर मतलब आपका 1 से लेकर जो भी नंबर रहेगा वहां तक एक कंटिन्यूअस लेन मिलना चाहिए। ठीक है। क्या क्या करोगे यहाँ पर? क्या करोगे यहाँ पर? थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे? ओके, इसको ऐसा पकड़ के चलो। अब इंट मिल गया। मैंने ऊपर और नीचे किसी भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया, फर्क पड़ेगा क्या? तो थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने ऊपर 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया और मैंने नीचे भी 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया। कुछ फर्क पड़ा क्या क्वेश्चन के ऊपर? नहीं। अब ऊपर कौन सा फैक्टोरियल है? 10 फैक्टोरियल। नीचे कौन सा फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हम क्या बोल सकते हैं जी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। डोंट वरी, फैक्टोरियल्स के थ्रू नॉर्मल कैलकुलेशंस इजी है। ये उल्टा जाने के लिए आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा। फोर्थ को देखो, दूसरे से मेल खाता है, सेकंड से मेल खाएगा, सेकंड के जैसे ही बहुत इजीली आना चाहिए आंसर। 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 फैक्टोरियल।
3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. Yeah. Find value of x. 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial. One upon 5 factorial plus 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial is equal to x upon 8 factorial. ये करे दोनों, पहला वाले का किसी का आया क्या? नहीं आएगा, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से सोचना है जी, इक्वालिटी साइन की वजह से आपका LHS एंड RHS है, बट दोनों जगह पर आपका कैसा वाला फॉर्मेट है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर कौन से साइड का बड़ा है, पहले वो सोचो, कौन से साइड का बड़ा है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। मतलब आपका 11 फैक्टोरियल बड़ा रहेगा पहले वाले क्वेश्चन में, तो फिर सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल क्या रहता है, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, मतलब ये जो 10 फैक्टोरियल है यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह पर अगर 11 से मल्टीप्लाई किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बराबर है। मैं 11 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो अब ये जो 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल है, यहाँ पर अगर मैंने सामने 10 एंड 11 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी अगर 11 एंड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ओरिजिनल LHS इज इक्वल टू RHS पे कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बट ये करने की वजह से फायदा क्या हुआ, देखो अब हमारा सब डिनोमिनेटर क्या बन चुका है, दिस इज 11 फैक्टोरियल एंड दिस इज ऑल्सो 11 फैक्टोरियल, ये बन गया। एवरीवन समझ में आ रहा है? हमने बेसिकली दोनों साइड पे डिनोमिनेटर मैच किया, काटा काटी नहीं करेंगे, सीधा एक्स्ट्रा पार्ट लेकर आएंगे, बोरो करेंगे, बट ऊपर और नीचे प्रोडक्ट में ही है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा। अब देखो क्या बन जाता है, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब एडिशन आराम से हो जाएगा। ये करने के पीछे पर्पस क्या समझ में आ गया? हमें एडिशन इजीली करना था, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, 11 इंटू 10 110 प्लस 11, ये अपना LHS में बना। RHS में क्या, RHS में हमने कुछ किया था क्या? कुछ नहीं किया था। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है और अगर ये इक्वालिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का न्यूमरेटर भी सेम ही रहेगा। x का वैल्यू क्या मिला जी, 121। सेम चीज दूसरे के लिए कर सकते हो, समझ में आ गया? आपको LHS पे जो है उसको हायर लेवल वाला जो फैक्टोरियल उसमें कन्वर्ट करना है। x अपॉन 12 फैक्टोरियल माइनस
1/10 factorial is equal to 1/8 factorial। ये भी उसी टाइप का है, ट्राई करके देखो। यू विल फाइंड आउट फर्स्ट टाइम जाते टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पैटर्न पता चलेगा आपको सेकंड वाले का आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। हम एलएचएस पे क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। वन अपॉन 5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8। यहाँ पर ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 8 एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 8 7 एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलएचएस पे सबका डिनोमिनेटर अब क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल। ऊपर क्या बनता है अब देखो, 8 6 48, 48 इंटू 7 कितना आता है, 336। 336 ये प्रोडक्ट, यहाँ पर 8 7 56 और यहाँ पर 8 का 8। दिस इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो देखो x का वैल्यू कितना मिलता है, 336 प्लस 56 प्लस 8 कितना मिला जी, 400। x इज इक्वल टू 400। नेक्स्ट वाला भी काफी इजी है जी, आपको इधर का माइनस सिर्फ उधर भेजना है। मतलब देखो फैक्टोरियल में एक तो समझ में आ गया, अगर फैक्टोरियल के थ्रू कैलकुलेशन अगर करना है तो हम फैक्टोरियल को हटाते हैं, और अगर हमें कोई वेरिएबल अगर फाइंड आउट करना रहेगा, लाइक इन सच एग्जांपल्स हमें x फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर भी हम फैक्टोरियल को हटा ही रहे हैं, क्योंकि देखो ना फाइनल कैलकुलेशन में हमारा फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं। दोनों साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है, आप सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वेट कर रहे हो, जहां पर फैक्टोरियल है ही नहीं। थर्ड का आंसर है जी किसी का, क्या बनेगा ये, x/12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल। 10 के साथ मैंने 12 एंड 11 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर थोड़ा लंबा जाएगा, 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, यहाँ पर भी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट इज 12 फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर में क्या है, 12 इंटू 11 132, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये 132 इंटू 90, 132 इंटू 90, ऐसा कुछ आएगा। बेसिकली न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, 132 इंटू 91, राइट। तो देखो अपना ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलता है जी, 132 इंटू 91। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्या आएगा देख लो, 12 ऐसा कुछ नहीं ना, क्या कर रहे हैं, 132 अपन उस तरीके से भी जा सकते हैं, 9 2 18 7 2 1, सही तो आया था, 12012। फैक्टोरियल इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा,
और करते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ n. नंबर 1, n+1 factorial is equal to 20 times of n-1 factorial. Second, n+2 factorial is equal to 930 times of n factorial. आपको ये फैक्टोरियल का काम करने में कौन हेल्प करेगा पता है? अगर आपको स्क्वायर्स अगर पता रहेंगे ना, स्क्वायर्स, कौन से नंबर्स? परफेक्ट स्क्वायर्स अगर पता रहेंगे आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है? अब ये n+1 फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल दोनों में से कौन सा वाला नंबर बड़ा रहेगा, n+1 या n-1? n+1 बड़ा रहेगा। और हम फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी क्या जानते हैं भाई? हम किसी भी बड़े नंबर वाले फैक्टोरियल को उससे छोटे वाले फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको n-1 के टर्म में लिखेंगे। तो हमारा देखो ये n+1 फैक्टोरियल क्या हो जाता है, इसका सॉल्यूशन ही देख लेते लगे यार। पहले का n+1 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिखा जी, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये मैंने LHS में लिखा, RHS को वैसा का वैसा ही रखा। कुछ आउट ऑफ लॉजिक है क्या? सही फॉलो हो रहा है? अब देखो दोनों साइड पे हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट जो मल्टीप्लीकेशन में है, अब वो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिला जी, n+1 इंटू n इज इक्वल टू 20। अब ये दोनों कौन से नंबर्स है? पड़ोसी नंबर्स है। ऐसे दो पड़ोसी नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या आता है, 20 आता है। अब ये पड़ोसी नंबर कैसे रिकॉग्नाइज करें? बहुत सिंपल, ये जो 20 नंबर है ना, कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में? तो छोटा वाला नंबर 4 रहेगा और बड़ा वाला नंबर 5 रहेगा। समझ में आ रहा है? किसी भी दो नंबर्स के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर्स काफी हेल्प करेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही देखो, यहाँ पर भी अगेन n+1 n-1 में कितने का डिफरेंस आता है? 2 का ही आता है। ये n+2 n में कितने का आएगा डिफरेंस? अगेन 2 का ही आता है। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं पड़ोस वाले जिनका ये प्रोडक्ट आएगा। सेकंड वाला करो, पहले के जैसा, ये इजी है, बस थोड़े से बड़े नंबर है। n फैक्टोरियल एंड n+2 फैक्टोरियल, कौन सा नंबर बड़ा है? n+2। तो हम n+2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं जी, n+2 इंटू n+1। मतलब देखो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या मिला हमें? 4 मिला पहले वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले में देखो ये n इंटू दिस लाइक दिस, और ये वाला जी आपका 930 इंटू n फैक्टोरियल। दोनों साइड से हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। अब 930 दो पड़ोसी नंबर का स्क्वायर है, सॉरी प्रोडक्ट है, दो पड़ोसी नंबर का प्रोडक्ट है 930। ये कौन से दो नंबर के बीच में आता है परफेक्ट स्क्वायर? 30 एंड 31। मतलब छोटा नंबर 30 रहेगा, बड़ा नंबर 31 रहेगा। अब ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? n+1। तो मतलब ये 30 रहेगा और ये हमारा 31 रहेगा। कोई भी एक उठाकर चलो, आपको n का वैल्यू मिल जाता है। यहाँ पर n का वैल्यू क्या मिलेगा जी हमें? 29। n का वैल्यू मिला हमें 29। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस बहुत इजी है। फैक्टोरियल बहुत छोटा कंसेप्ट है। ऐसा एक और दूं, ट्राई करते हो?
n plus 2 factorial is equal to 120 times of n minus 1 factorial. यहाँ पर हमें n का वैल्यू निकालना है. अगेन कैसे जाने समझ में आ रहा है. बड़ा फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के टर्म में लिखो. हमारा LHS वाला फैक्टोरियल बड़ा है. क्या बनेगा ये n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. और राइट हैंड साइड पे हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा. फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया. अब आपके 3 कंटिन्यूअस नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा 120. अब आपको यहाँ पर और कोई हेल्प नहीं करेगा. वहां पर 2 थे इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर्स के पास जाते थे. यहाँ पर हिंट परफेक्ट क्यूब पता होना चाहिए. सीधी बात है 3 नंबर से तो 120 के पास वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है 125. तो यू विल फाइंड आउट कि आपका बीच का नंबर क्या रहेगा 5 रहेगा. बाकी के दोनों उसके अड़ोस पड़ोस रहेंगे. या फिर आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो काफी बेटर. लाइक 6 इंटू 5 इंटू 4 ये हमेशा 120 आएगा. मैं आपको जस्ट एक अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ना क्या बनता है n इंटू एन इंटू एन एन क्यूब. समझ में आ रहा है. आपका क्यूब के टर्म्स में आ रहा है इसलिए इसके पास वाला परफेक्ट क्यूब सोच लो देख लो. आपको एंटीसिपेट करना काफी इजी हो जाता है. शॉर्ट में फाइंड आउट कर सकते हो. ये समझ में आ गया एवरीवन. फैक्टोरियल के साथ खेलना बहुत इजी है बट कैलकुलेशन करते टाइम हम फैक्टोरियल को सबसे पहले क्या करते हैं जी एलिमिनेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले. पहला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है फैक्टोरियल. और फैक्टोरियल का एक ही प्रॉपर्टी है दैट इज डिडक्शन. हम किसी भी बड़े नंबर वाले फैक्टोरियल को छोटे नंबर वाले फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हैं. और फैक्टोरियल में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है दैट इज 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 होता है. Our next concept is fundamental methods of counting. तो इसके अंदर ध्यान दो यहाँ पर हमारे काउंट करने के जी 2 मेथड होता है. ठीक है. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. पहले लिसन केयरफुली. पहले सुन लो एक बार. ठीक है. लेट जस्ट से आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए गए. आपने 1 दर्जन केले खरीदे 2 तरबूज खरीदे कुछ पाइनएप्पल खरीदे एंड ऑल. ठीक है. आप उनको काउंट करते टाइम कैसे करोगे आप ऐड करोगे. आप क्या करोगे ऐड करोगे काउंट करते टाइम. तो बेसिकली हम काउंटिंग करने का एक तरीका कौन सा जानते हैं जी एडिशन. ठीक है. ये एक एग्जांपल समझ में आ गया. दूसरा वाला आप अगर बैंक में अभी तो सब ऑनलाइन होता है बट पहले हमारे मैं जब छोटा था बैंक में जाते थे टोकन मिलता था कैशियर के पास जाते थे पैसे निकाल के आते थे. 50 की गड्डी रहेगी 100 की रहेगी उसके अंदर 100 नोट्स रहेंगे. तो हम काउंट कैसे करते हैं हम सिर्फ नोटों को गिनते हैं और जो करेंसी है फिर उसके साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं. लाइक अगर 50 के अगर 100 नोट्स रहेंगे तो मैं उसको ऐसा थोड़ी ना गिनता हूँ 50 100 150 200 250 300 ऐसे थोड़ी ना गिनते जाऊंगा. मैं नोटों को गिनता हूँ एंड फिर सीधा उसके
करेंसी जो 50 करेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता। अगर 80 नोट्स है एंड 50 का करेंसी तो मैं सीधा क्या करता हूँ 80 इंटू 50 दैट इज गोइंग टू बी 4000। समझ में आ गया? मतलब हमारा काउंटिंग करने का एक और तरीका क्या है जी, हमारा मल्टीप्लिकेशन रहता है। ये दो ही तरीका रहता है काउंट करने का, बट ये दोनों में से हम कौन सा तरीका यूज करेंगे ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम चूज करते हैं। ये समझ में आ रहा है? सब इसके अंदर हमारे दो प्रिंसिपल्स रहेंगे, फर्स्ट विल बी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड विल बी फॉर एडिशन। ठीक है, इसके अंदर पहला वाला देखेंगे जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनके स्टेटमेंट्स को लिख लो सबसे पहले, क्योंकि हम जो भी कंसेप्ट सीखते हैं उसका थ्योरी अगर हमारे पास रहता है हमें उसको फॉलो करना इजी हो जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कम से कम कितने होने चाहिए नंबर्स? 2 होने चाहिए। तो लेट देयर आर 2 jobs such that first job can be completed, word to word लिखना प्लीज। Let there are 2 jobs such that first job can be completed in small m number of ways. And when it's completed, second job can be completed in small n number of ways। देखो सिर्फ थ्योरी बड़ा है, कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, देन 2 jobs in succession। सक्सेशन का मतलब रहता है जी एक के बाद एक। सक्सेसर नाम सुना है? एक सक्सेसर, मेरे आगे मेरा वारिस कौन रहेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो एक के बाद एक। देन 2 jobs in succession can be performed की जगह can be completed in m into n number of ways। देखो यहाँ पर कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट करो मतलब अंडरलाइन करूंगा। हम सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? हम कौन से तरीका देख रहे हैं काउंटिंग करने का? मल्टीप्लिकेशन। लेट जैसे वी हैव 2 जॉब्स, हमारा जो फर्स्ट जॉब है वो कितने तरीकों से हो सकता है? m तरीकों से हो सकता है। और जो हमारा सेकंड जॉब है वो कितने तरीकों से हो सकता है? n तरीकों से हो सकता है। बट अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पहला जॉब जब कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद हम सेकंड जॉब के लिए जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? हम पहले को छोड़ रहे हैं क्या? सीधा सेकंड पे जा रहे हैं क्या? नहीं, पहले को खत्म करेंगे फिर वो कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड के ऊपर जा रहे हैं। पहला कितने तरीकों से हो सकता है? m तरीकों से। सेकंड कितने तरीकों से हो सकता है? n तरीकों से। देन 2 jobs in succession। अब ये सक्सेशन का अगर मीनिंग किसी को अगर याद नहीं रहेगा तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो जी, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक। ठीक है,
तो ये कितने तरीकों से काम हो सकता है दोनों, अगर एक के बाद एक करने जाएंगे तो कितने तरीकों से, m इंटू एन वेज। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी, बट थ्योरी समझ में आ गया। एक काम m तरीकों से हो सकता है, दूसरा काम n तरीकों से हो सकता है, तो पहला और दूसरा एक के बाद एक, ये कितने तरीकों से काम कर सकते हैं हम, m इंटू एन वेज। ठीक है, ये समझ में आया। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। लेट जैसे हमारा एक क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर 10 बॉयज है एंड 8 गर्ल्स है, सब पकड़ के चलता है। ठीक है, अब एक टीचर आया और उसने क्या बोला कि भाई उनको एक काम है जिसके लिए उन्हें 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए। ये क्लियर है। अब 10 में से एक बॉय लेंगे, कितने तरीकों से ले सकते हैं 10 में से एक बंदा, 10 तरीकों से ले सकते हैं, राइट। 10 में से एक का सिलेक्शन, एक तो पहला बॉय या फिर सेकंड बॉय या फिर थर्ड बॉय, 10 डिफरेंट तरीके से होगा, बराबर। अब ये एंड की वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या। टीचर को क्या चाहिए, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सिर्फ बॉय का सिलेक्शन करके काम खत्म हुआ क्या, नहीं। सिर्फ गर्ल का सिलेक्शन करके काम खत्म हुआ क्या, नहीं। तो मतलब ये कौन से टाइप के ऑपरेशंस है, सक्सेशन वाला काउंटिंग है। तो मतलब 1 बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज, और उसके बाद जो 1 गर्ल रहेगी आउट ऑफ 8 कितने तरीकों से सेलेक्ट होगा, 8 तरीकों से। तो द सिलेक्शन ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल आउट ऑफ दिस क्वांटिटी, 1 टीचर कैन डू इट इन 10 इंटू 8 वेज। क्योंकि पहले बॉय के साथ वहां पर 8 ऑप्शन, सेकंड बॉय के साथ भी वहां पर 8 ऑप्शन। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 10 इंटू 8 वेज। काउंटिंग का तरीका समझ में आ गया। ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि हम एडिशन में भी इसी को देखने वाले हैं। आपको समझ में आएगा हम मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं और एडिशन कब करते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट समझ में आ गया। सक्सेशन, वन आफ्टर अनदर, दोनों जॉब कंपलसरी रहेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एक के बाद एक या फिर दूसरा, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। वो एग्जाम्पल नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बाद में लिखवाने वाला हूं, ये बस अंडरस्टैंड कर लो। ये दोनों एक बार प्रिंसिपल्स लिख लिए ना, बाकी का काम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ओके, इसके अंदर हम सेकंड प्रिंसिपल देखेंगे। सेकंड प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये बहुत इजी स्टेटमेंट में आ जाएगा। लेट देयर आर 2 jobs such that they can be completed, such that they can be completed independently, such that they can be completed independently in small m and small n number of ways respectively। मतलब पहला जॉब m तरीके से और दूसरा जॉब n तरीके से। ठीक है, m and n number of ways respectively। Then either of 2 jobs can be completed in
then either of two jobs can be completed in m plus n number of ways. m plus n number of ways. अब देखो पहला वाला जो प्रिंसिपल था और दूसरा वाला प्रिंसिपल था, वहां पर हम कुछ चीजों को हाईलाइट करके कंपेयर करेंगे. वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, यहाँ पर हम एडिशन देख रहे हैं. वहां पर अगेन m और n तरीके थे. पहला जॉब m तरीके से होता था, दूसरा जॉब n तरीके से होता था. डिफरेंस देखो कहां पर है. वहां पर सक्सेशन है, एक के बाद एक होना जरूरी है, कंपलसरी है. यहां पर ये एक के बाद एक होना जरूरी है क्या? दीज आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है. देन आइदर ऑफ टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन m plus n ways. अब इसी को हम यही एग्जांपल के ऊपर देखते हैं. एक क्लास के अंदर 10 बॉयज है, 8 गर्ल्स है, एक टीचर आता है. अब इनको क्या चाहिए जी? 1 बॉय और 1 गर्ल चाहिए कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए. अब 1 बॉय का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? 10. 1 गर्ल का सिलेक्शन 8. बट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्या? दीज आर इंडिपेंडेंट. तो ये जो अब एक बॉय या फिर एक गर्ल का जो सिलेक्शन रहेगा वो कितने तरीकों से होगा? 10 plus 8, 18 वेज से होगा. ये समझ में आया? प्रिंसिपल लिख लिए. अब हम इस एग्जांपल को फेयर करते हैं. In a class of 10 boys and 8 girls, in a class of 10 boys and 8 girls, a teacher wants to select a teacher wants to select volunteers for a program. In how many ways selection can be done? ठीक है. अब देखो सिलेक्शन कैसा है. पहला वाला लिखा है जी हमने 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और सेकंड वाला तरीका बोला है जी 1 बॉय और 1 गर्ल. पहले वाले मेथड से जहां पर एंड बोला है, दोनों के दोनों सिलेक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक के बाद एक होने जरूरी है. पहले वाले मेथड में क्या हो रहा है हमारा? सिर्फ एक बॉय का सिलेक्शन करके काम हो रहा है क्या कंप्लीट? नहीं. सिर्फ एक गर्ल का करके हो रहा है क्या कंप्लीट? नहीं. मतलब सिर्फ एक सिलेक्शन के बाद भी प्रोसेस इनकम्प्लीट है. तो ये कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. तो देखो यहाँ पर हमारा 1 बॉय का सिलेक्शन कितने तरीकों से होता है जी? 10 तरीकों से. एंड 1 गर्ल का 8. तो देखो ये 1 बॉय एंड 1 गर्ल, दिस सिलेक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन 10 into 8, दैट इज 80 नंबर ऑफ वेज. और यही अगर हम 1 बॉय और 1 गर्ल यहाँ पर अगर देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा जी? आपका एडिशन होगा. दिस कैन बी डन इन 18 नंबर ऑफ वेज. आइदर 10 बॉयज में से कोई तो एक, या फिर 8 गर्ल्स में से कोई तो एक. तो देखो आपको एक समझ में आएगा लैंग्वेज के ऊपर. जब आपका एंड आता है, प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है, वी ऑलवेज गो फॉर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. बट जब ऑप्शन रहता है, एक तो भाई ऐसे जाओ या फिर वैसे जाओ, ऑप्शन रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? एडिशन यूज करेंगे. तो मैं पर्सनली कैसे अंडरस्टैंड करता था? कंपल्शन है मल्टीप्लीकेशन के लिए जाओ, ऑप्शन है एडिशन के लिए जाओ. ये समझ में आया एवरीवन?
इसके ऊपर भी आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यू विल फाइंड आउट। आज पहले ही लेक्चर में हम सीधा परम्यूटेशन के लिए जाते नहीं है, हमें मेथड्स ऑफ काउंटिंग पता होना चाहिए, ये फैक्टोरियल क्या रहता है हमें पता होना चाहिए ही चाहिए। प्रिंसिपल समझ में आ गए? इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखें, क्योंकि देखो ये सेट के जैसा ही है, थ्योरी में क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ये एंड और इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। सेट के अंदर भी वैसे ही होता था, याद है? ए और बी, ए यूनियन बी होता था, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी होता था। सेम यहाँ पर, ये क्लियर है? ओके, एक एग्जांपल ले लो। देयर आर 3 कैंडिडेट्स, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं। देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर मैथ्स, साइंस एंड क्लासिकल स्कॉलरशिप। देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर मैथ्स, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर मैथ्स, 5 फॉर साइंस एंड 4 फॉर क्लासिकल स्कॉलरशिप। There are 3 candidates for maths, 5 for science and 4 for classical scholarship. पहला क्वेश्चन, in how many ways scholarship can be awarded? In how many ways scholarship can be awarded? यह है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, in how many ways one of these scholarships can be awarded? You will find out given data ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको जो पूछा गया है वो ज्यादा पार्ट कंफ्यूजिंग रहेगा। मैथ के लिए कितने कैंडिडेट है? 3 है, साइंस के लिए 5 है और क्लासिकल के लिए 4 है। कोई तो एक स्कॉलरशिप है, ठीक है। टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 12 हो गए। okay? अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? इन हाउ मेनी वेज स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड, ठीक है। सेकंड में वन ऑफ दी स्कॉलरशिप, मतलब एक तो सिर्फ मैथ का जाएगा या फिर सिर्फ साइंस का जाएगा या फिर सिर्फ क्लासिकल का जाएगा। सेकंड का मतलब, अब जैसे सेकंड को रीड किया आपको पहले के लिए समझ में आता है, मतलब तीनों कैटेगरीज में डाल लाइक दिए जा सकता है, मतलब मैथ के तीनों को भी दे दिया, साइंस के 5 को भी दे दिया और क्लासिकल के 4 को भी दे दिया, इस तरीके से भी जा सकता है। एंड वन ऑफ दिस बोला तो एक तो मैथ या फिर साइंस या फिर क्लासिकल। तो बेसिकली हमें पहली जगह पर कौन सा वाला यूज करना है? प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन वाला। और सेकंड जगह पर हमें कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा जी? एडिशन वाला। लैंग्वेज समझ में आ रहा है एवरीवन? तो पहले का आंसर क्या रहेगा? 3 into 4 into 5, 60. In how many ways scholarship can be awarded? 60 ways. In how many ways one of these, अब ये one of these मतलब एक तो मैथ के तीनों को मिलेगा या फिर साइंस के 5 को मिलेगा या फिर क्लासिकल के 4 को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। दूसरा क्वेश्चन ले लो, स्टेटमेंट टाइप ही रहेगा। अ रूम हैज 6 डोर्स। ए रूम हैज 6 डोर्स। इन हाउ मेनी वेज
In how many ways a man can enter in a room and exit through a different door? A room has 6 doors. In how many ways a man can enter a room and exit through a different door? क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करो. क्वेश्चन समझ में आ गया? A room has 6 doors. In how many ways a man can enter a room, मतलब एंटर करेगा and exit through a different door. अब ये डिफरेंट नहीं दिया रहता ना, आंसर भी डिफरेंट आता. ठीक है, 6 दरवाजे, 6 से अंदर जा सकता है, मतलब उसके पास जाते टाइम कितने ऑप्शन रहे? 6. प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, उसको एग्जिट भी करना है, बट एग्जिट करने के लिए कंडीशन क्या दी है? डिफरेंट डोर, मतलब जो रास्ते से आए हैं उस रास्ते से नहीं जा सकता वो, उसको अलग रास्ते से जाना पड़ेगा. ये समझ में आया? मतलब ये एंटर करते टाइम कितने तरीकों से किया? 6 तरीकों से किया. ये एग्जिट करते टाइम ये डिफरेंट डोर कितने रहेंगे भाई? एक से आया तो वो एक छोड़ के बाकी के 5, तो मतलब ये आपके डिफरेंट डोर्स कितने रहे? 5 रहे. बट ये दोनों के बीच में रिलेशन, प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या सिर्फ एक काम करके? सिर्फ एंटर करके प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? सिर्फ एग्जिट करके प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं. तो यहाँ पर हम सीधा क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट. तो ये कितने तरीकों से जा सकता है जी? 30 डिफरेंट वेज. अब यहाँ पर ना आपका ना अलजेब्रा एंड लैंग्वेज के बीच में ना रिलेशन काफी अच्छे से लगाना आएगा. पीएनसी बहुत दिमाग लगाना लाइक मजबूर करता है आपको, बहुत जरूरी है. ठीक है, ट्रस्ट में, पीएनसी अगर अच्छे से करोगे ना, आपका सेट एंड फंक्शन अच्छे से होगा, और वो अच्छे से होगा, इवेंचुअली आपका प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है. ऐसा एक और क्वेश्चन करें? ओके, कई सारे करेंगे. In a monthly test, there are 3 questions. छोटा टेस्ट है शायद. In a monthly test, there are 3 questions from 3 different books. Three different books. First book has 12 questions. Second book has 18 questions and third book has 9 questions. Repeat करूं? In a monthly test, there are going to be how many questions? 3 questions from 3 different books. पहले बुक के अंदर है 12 क्वेश्चंस, दूसरे बुक के अंदर है 18 क्वेश्चंस एंड थर्ड बुक हैज 9 क्वेश्चंस. ये गिवन डेटा हो गया. अब आते हैं मेन मोड पे. इन हाउ मेनी वेज क्वेश्चंस कैन बी सिलेक्टेड? इन हाउ मेनी वेज क्वेश्चंस कैन बी सिलेक्टेड? तीन क्वेश्चंस आने वाले हैं 3 डिफरेंट बुक्स में से. मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि लाइक तीनों क्वेश्चन पहले बुक से ही है? ऐसा होगा क्या कभी?
नहीं, मतलब तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो 12 में से कोई भी एक क्वेश्चन कितने तरीकों से होगा? 12। 18 में से 18। 9 में से कोई भी एक 9 तरीकों से होगा। अब सिर्फ पहले बुक से क्वेश्चन लेने के बाद अपना प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा। सिर्फ पहले और सेकंड में से लेने के बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, एक के बाद एक होना जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 12 इंटू 18 इंटू 9। ठीक है, देखो आप आंसर अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख के इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखो, और अगर आप इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 अगर आपने लिखा तो ये पूरा का पूरा आंसर आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक 2⁻³ इंटू 3⁻5। ये कौन सा मेथड है पता है रिप्रेजेंटेशन का? बेस देखो, बेस के ऊपर फोकस करो। ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम किसी भी बड़े नंबर को उसके जो छोटे फैक्टर्स रहते हैं ना उनके टर्म्स में लिख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 3⁵ मतलब आपका ये 2⁵3 8 रहेगा, 3⁵5 243 रहता है। ये आपका प्रोडक्ट करोगे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कितना आया? 1944। ओके, a question: in how many ways a word of 3 letters, 3 letters मतलब 3 alphabets, ठीक है, a word of 3 letters can be made, ब्रैकेट में लिखो जी with और without meaning। उसको मीनिंग रहेगा तो भी चलेगा, मीनिंग नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। In how many ways a word of 3 letters can be made with or without meaning from English alphabets? अब यहां पर पहला कंडीशन है इज रिपीटिशन अलाउड, दूसरा रहेगा जी रिपीटिशन नॉट अलाउड। छोटा ही क्वेश्चन था, उसको हमने जस्ट एक्सटेंड किया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो भी सिलेक्शन करना है लेटर्स का वर्ड के लिए, किस में से करना है? इंग्लिश अल्फाबेट्स में से करना है। कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। उसमें से हमें कितने लेटर सिलेक्ट करना है? 3। 3 को लेकर एक वर्ड बनाना है। अब देखो फ्रीडम क्या है, मीनिंग रहेगा तो भी चलेगा, मीनिंग नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। बट कंडीशंस देखो अब क्या दिया, रिपीटिशन अलाउड, मतलब पहला अगर ए लिया दूसरा ए ले सकते हैं, तीसरा भी ए ले सकते हैं। तो 26 में से अगर मुझे 3 वाला सेलेक्ट अगर करना है तो पहला के लिए कितने ऑप्शन रहेगा? 26 में से एक का सिलेक्शन करना है। कितने तरीकों से कर सकते हैं? एक। प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, तो मल्टीप्लाई विथ। रिपीटिशन अलाउड है, मतलब ये 26 में से अगेन सेम 26 ऑप्शंस रहेंगे एंड अगेन यहाँ पर सेम 26 ऑप्शंस रहेंगे। तो हमारा रिपीटेशन जब अलाउड रहेगा तो क्या आएगा आंसर? 26 का पावर 3। अब देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसके ऊपर ध्यान दो आप। हमारे कितने प्लेसेस फिलअप करने हैं? 3। पहले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 26। बट जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था ना, 6 दरवाजे, जिससे गया उससे वापस नहीं आना है, लाइक वाइज। तो अगर यहाँ पर एक सेलेक्ट हो गया तो वो छोड़ के बाकियों में से सिलेक्शन, 26 में से एक का सिलेक्शन हम 26 तरीके से करेंगे। बाकी के बच्चे कितने? 25। अब 25 में से एक चाहिए तो मई मतलब ये जो दूसरा रहेगा उसका सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? 25 तरीके से। और तीसरे का सिलेक्शन 24 तरीके से। ठीक है, 26 का क्यूब कितना होता है?
कितना? 26 का क्यूब? नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं रहता। 26 का नहीं ना रे, 378 वो 27,000 से बढ़ा गया, 30 से बढ़ा गया वो। 26 का क्यूब 30 के क्यूब से बड़ा कैसे हुआ? हाँ, 26 का क्यूब, स्क्वायर नहीं है। 26 का क्यूब छोटा आता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन लो, ये भी दिमाग लगाने वाला है। यू विल फाइंड आउट हमारे कैलकुलेशन ज्यादा हेवी है क्या? हमारे कैलकुलेशन बिल्कुल हेवी नहीं रहता है। हमें किसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है? लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और कोई था ऐसा चैप्टर जिसमें हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना पड़ता था प्रीवियसली? सेट के अंदर तो था ही भाई, सबसे पहला चैप्टर तो वही था। और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें ज़्यादा नहीं था, उसमें तो सारा हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ पर डायग्राम बनाने रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सॉरी, इन एमसीक्यू एग्जामिनेशन, शॉर्ट में लिखो, मल्टीपल चॉइस कौन लिखते बैठेगा। इन एमसीक्यू एग्जामिनेशन there are 6 questions. There are 6 questions. First 3 questions has 4 options. Sorry, have. First 3 questions have 4 options. And next 3 questions have 5 options. समझ में आ गया फॉर्मेट? एक एमसीक्यूज एग्जाम है जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस है। पहले 3 क्वेश्चंस के कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। और अगले वाले जो 3 क्वेश्चंस है उनके कितने ऑप्शन है जी? 5 क्वेश्चंस है। ये आपका हो गया जी गिवन डेटा। अब आता है क्वेश्चन के ऊपर। इन हाउ मेनी वेज सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? तो देखो हमारा क्वेश्चन ये एमसीक्यूज है, एग्जाम है 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 ऑप्शंस, नेक्स्ट 3 हैव 5 ऑप्शंस। हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? अब भले ही सही रहे या फिर गलत रहे, मैटर करता है क्या? नहीं, उनका बस क्या पूछना है, हम जो गोले गोले भरते हैं ना उसमें डिजाइन कितने तरीकों से बन सकता है। ठीक है, पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स हमें ये पूछा गया है। ये क्लियर है? अब इसको जाएंगे कैसे? बहुत इजी तरीके से जाएंगे। हमारे कितने क्वेश्चंस है? 6 क्वेश्चंस है। 6 के 6 का आंसर देना ही देना, मतलब कंपलसरी है। तो इनका जो भी रहेगा उनके बीच में क्या होगा? हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ये तो क्लियर हो जाता है, ऐसा तो नहीं है तो पहला करो या फिर छठा करो या फिर तीसरा करो, बराबर है। अब पहले 3 क्वेश्चंस को कितने ऑप्शंस है, मतलब पहले का आंसर हम कितने तरीकों से दे सकते हैं? 4। दूसरे का भी 4, तीसरे का भी 4। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 5 ऑप्शंस, तो मतलब चौथे का आंसर हम कितने तरीकों से दे सकते हैं? 5। पांचवे का भी 5, छठे का भी 5। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा जी? 4 क्यूब इंटू 5 क्यूब। आप सीधे इसको 20 का क्यूब भी बोल सकते हो। ठीक है, 4 5 जा 20, 20 का क्यूब। अब ये इसका आंसर क्या आएगा जी? 8000। 800 कौन बोला? 8000। सोचा नहीं ना 6 क्वेश्चन इतना आतंक मचाएंगे। देयर आर 8000 डिफरेंट वेज दैट लाइक सीक्वेंसेस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है,
ये समझ में आ गया? अब कई बार हम सोचते हैं इसको, सर इसकी जरूरत क्या है, पता करके क्या करेंगे, करेक्ट वाला तो एक ही रहेगा, बराबर है, मतलब 6 के 6 करेक्ट होने का तो भाई एक ही तरीका रहेगा, मतलब समझ में आया? ये 8000 तरीकों से हम सारे के सारे आंसर्स भर सकते हैं, पर 6 के 6 करेक्ट होने का कितना तरीका रहेगा? एक ही। अब इसी के ऊपर आगे जाकर प्रोबेबिलिटी होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज ऑल 6 आंसर्स करेक्ट? एक ही रहेगा ना, 1 आउट ऑफ 8000 प्रोबेबिलिटी। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? हम ये फैक्टोरियल या फिर मेथड्स ऑफ काउंटिंग सैंपल स्पेस को बनाने के लिए सीख रहे हैं। हमें काउंटिंग में सारे के सारे पॉसिबिलिटीज पता करने पड़ते हैं, ठीक है? तो अगर किसी को अगर डाउट रहेगा, सर हम ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड ये फैक्टोरियल क्यों सीख रहे हैं, ठीक है? अगर हमारा सैंपल स्पेस अगर एक यूनिवर्सल सेट है तो उसके पॉसिबल सबसेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है? नंबर ऑफ सबसेट सुना है ना? अगर एक सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स रहेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रहते हैं? 2 टू द पावर n। प्रॉपर सबसेट्स कितने रहते हैं? 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? बेसिकली हम वही निकाल रहे हैं, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed from how many 4-digit numbers can be formed with digits 0 to 3 4 6 9। हमारे पास कितने डिजिट दिए हैं? 6 डिजिट दिए हैं, और हमें कौन सा वाला नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब मजेदार बात, इसको भी अपन थोड़ा सा उसके जैसा खींचते हैं। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये प्रैक्टिस में क्यों ले रहा हूं वो समझ लो। रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड की वजह से आपका आंसर बहुत डिफर होता है। फोर डिजिट नंबर रिपीटेशन अलाउड में क्या होगा? 2222 अलाउड है, 2222। नॉट अलाउड में वो नंबर अलाउड नहीं होगा, मतलब 2223 भी अलाउड नहीं है, 2233 भी अलाउड नहीं है, 2323 भी अलाउड नहीं है। समझ में आया? काफी डिफरेंस आता है। करो सस्ता वाला तरीका बताता हूं। हमें कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है? एक एक जगह को भरते जाओ, और जब तक सारी जगह भरेंगे नहीं तब तक काम कंप्लीट हुआ नहीं। इसलिए ये क्या बनने वाला है? मल्टीप्लिकेशन ही आने वाला है, ठीक है? गौर करना, जीरो भी है। जीरो अगर ये 1000 प्लेस पे आएगा ना, वो 3 डिजिट ही होता है। समझ में आ रहा है? करेंगे क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई करो। डिस्कस नहीं करना है। पहला वाला कह रहे रिपीटेशन अलाउड है, वो वाला करके चले। ओके, देखो रिपीटेशन अलाउड है, हमें ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। नॉट अलाउड में हमें ध्यान देना पड़ता है भाई हमने कौन सा लिया था, हम कौन सा लेंगे, ठीक है? अब ये 4 डिजिट है तो यहाँ पर 0 आ सकता है क्या? नहीं। तो मतलब 0 छोड़ के कितने डिजिट है? 5। 5 में से इधर कितनी जगह भरनी है? एक ही जगह भरनी है। 5 में से एक का सिलेक्शन मतलब कितने तरीकों से होगा? 5 तरीकों से होगा। रिपीटेशन अलाउड है। हाँ, ये हम किसके लिए देख ले? रिपीटेशन अलाउड है इसके लिए, ठीक है? ये 5 तरीके से।
अब यहाँ पर जीरो भी डाल सकते हैं, सिंस रिपीटिशन अलाउड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन सिक्स, दिस ऑल्सो सिक्स नंबर ऑफ एज एंड दिस ऑल्सो सिक्स नंबर ऑफ एज। समझ में आ गया सबको, एवरीवन? ठीक है। आप सोचोगे सर आपने यहाँ से क्यों नहीं किया, आपने ऐसे क्यों? जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है, जीरो के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ना, वो इधर नहीं आ सकता। जो रेस्ट्रिक्शन है वो सबसे पहले कंप्लीट करो, बाकी की चीजें विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स पता चलेंगे आपको काम करते टाइम। बट रिपीटेशन अलाउड, समझ में आया? कितना आया? 5 इंटू सिक्स क्यूब, सिक्स क्यूब इज 216, 1080। ठीक है, आपका ये जो पहला है उसका आंसर क्या है जी? 1080, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। अब देखो रिपीटिशन नॉट अलाउड करेंगे तो देखो क्या हो जाता है। ओके अगेन, ये सारे डिजिट में से हमारा किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है? जीरो के ऊपर। ये जो जीरो है वो कभी 1000 प्लेस पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सबसे पहले इसको फिल करेंगे, तो जीरो को हटा के कितने डिजिट्स है? 5। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। ये अब ये पांचों में से कोई तो एक इधर आ गया, तो ये पांचों में से अब कितने बचे? 4। बट अब जीरो भी अलाउड है, तो 4 के अंदर वापस से एक ऐड हो गया, तो अब ये कितने तरीके से हो सकता है? 5 तरीकों से। अब देखो पहली जगह भरी, दूसरी जगह भरी, 6 में से 2 डिजिट्स चले गए, तो अब बचे कितने? 4। तो अब ये जगह कितने तरीकों से भर सकते हैं? 4। और ये रिमेनिंग जगह 3 तरीकों से। अब ये आंसर क्या मिलता है? देखो ये 5 इंटू 4 इंटू 3, ये 60, 60 इंटू 5 300, 300। डिफरेंस देखो, when repetition is allowed and repetition is not allowed। समझ में आया? बीच में ऐसा ऐसा एक और थर्ड कंडीशन डाल सकते हैं, टू मस्ट बी प्रेजेंट। दो हमेशा होना ही चाहिए, किधर भी रहे, दो तो हमेशा होना ही चाहिए। इस टाइप से ले, वैसे भी कर सकते। करना है क्या? डिजिट 2 इज ऑलवेज प्रेजेंट। अभी जैसे ही आ जाता है ना भाई, दो को किसी भी एक जगह पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, दो अगर यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर, तो जीरो वाला, जीरो कंडीशन वाला जो प्लेस है वो हट जाएगा, बाकी का फिर बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर अगर दो आ गया, यहाँ पर दो कितने तरीकों से आएगा? सिर्फ एक ही तरीके से आएगा। अब बाकी जगह पर देखो, अब अगेन हम रिपीटेशन नॉट अलाउड ही पकड़ के चलते हैं। दो अगर चला गया, दो अगर चला गया, कितने डिजिट्स बचे? 5। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, देन 4 वेज एंड देन 3 वेज। ये हो गया अगर दो अगर यहाँ पर आया तो। बट व्हाट इफ अगर 2 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 2 के अलावा और कोई रहेगा? मतलब यहाँ पर अब 2 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं है, तो कितने बचे? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। अब दो तो और एक जगह पर किधर तो लेकर आना ही है, तो रिमेनिंग में से कोई भी एक जगह पर दो लेकर आओ। दो कितने तरीकों से ला सकते हो? एक ही तो तरीके से ला सकते हो। अब बाकी की जगह पर बचा हुआ, दिस कैन बी 4 एंड दिस कैन बी 3। अब एक तो ये तरीके से होगा या फिर ये तरीके से होगा, इसलिए दोनों को इंडिविजुअली काउंट करके हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 अगर 1000 प्लेस पे रहा तो 2 एट 1000 प्लेस अगर रहा तो ये वाले तरीके से बनेगा 2 नॉट एट 1000 प्लेस। अब अगर कोई सोच रहा है कि सर 1000 प्लेस पे ही क्यों आप ये कंडीशन डाल रहे हो? क्योंकि 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता, दैट्स ये क्लियर है? यहाँ पर देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 6, 60 वो हो गया, और ये कितना हुआ? 4 3 12 48, 48 प्लस 60 108। तो मतलब इसमें से भी 108 ऐसे नंबर्स रहेंगे जिसमें दो तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी एक जगह पर। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर दो पकड़ा, कहीं और रहता तो यहाँ पर दो रहता, तो यहाँ पर ये 4 तरीकों से भर जाता। ऑर्डर मैटर नहीं करता ना काउंट में, बराबर है? लेकिन नोटों की गड्डी मैंने ऊपर से नीचे तक गिनी या फिर नीचे से ऊपर तक गिनी, करेंसी तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है,
ओके, ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर between 100 and 1000 such that number 1 no digit is repeated, मतलब 222 जैसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, 234 चल जाएगा। समझ में आया पहला वाला कंडीशन, नो डिजिट इज, क्योंकि देखो ना 100 से लेकर 1000 के बीच में तो 100 इन्वॉल्व होगा क्या, 1000 इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो आपको सैंपल स्पेस तो समझ में आ गया। अब उसमें से आपको ये काउंटिंग करना है, और उसमें से काउंटिंग करना बेटर या फिर खुद के हिसाब से लेकर जाना भी और बेटर। ठीक है, सेकेंड वाला, digit 7 is at unit place, and number 3 digit 2 is always involved। ये तीन अलग अलग टाइप के करते हैं। और एक चौथा एक डाल देते हैं, डिजिट्स 3 और 7 is present। ये हम चार अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। अब देखो हमारे 100 से लेकर 1000 तक टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 899। ठीक है, 100 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, 1000 भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम 1000 में से 100 हटा देंगे, 900, बट 100 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो एक और कम हो जाएगा, दैट इज 899। आपका कोई भी आंसर 899 से बड़ा नहीं आने वाला है। एक लिमिट तो पता चल गई अब। ओके, अब देखो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहला वाला फाइंड आउट करते हैं। पहला वाला कंडीशन क्या है, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब मजेदार बात, सारे के सारे कितने डिजिट वाले नंबर्स रहेंगे, 3 डिजिट वाले ही नंबर्स रहेंगे। तो इसमें कुछ हमने कॉमन सेंस यूज किया, बस हमारे सारे के सारे नंबर्स कैसे रहेंगे, 3 डिजिट वाले ही रहेंगे। अब 100 से लेकर 1000 तक, मतलब ये वाली प्लेस कितने तरीकों से फिल होती है, सिर्फ 9 तरीकों से होती है ना, 101 से लेकर 999 तक। 100 प्लेस पे क्या 1 से लेकर 9 वाला ही डिजिट आता है। ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब ये 9, आपने जो टोटल डिजिट्स कितने होते हैं 0 से लेकर 9 तक, टोटल कितने डिजिट्स रहते हैं, 10 डिजिट्स रहता है। अब 10 डिजिट्स में से 0 कभी इधर आता है क्या, नहीं आएगा, इसलिए कितने तरीकों से भरा, 9 तरीकों से। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इधर अगर एक डिजिट आ गया, अब ये 10 में से एक इधर गया तो बच्चे कितने, 9। ये दूसरा प्लेस भी कितने तरीकों से भर सकते हैं, 9। इस तरीके से सोच के चलो, इधर 0 नहीं था इसलिए 9, अब इधर एक चला गया बट 0 भी तो आ गया, तो वापस से 9 और ये 8। तो आपका देखो ये प्रोडक्ट कितना आता है, 9 इंटू 9 इंटू 8, 81 इंटू 9, 648, 648। ठीक है, तो देखो नो डिजिट इज रिपीटेड हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमने इसका ना पूरा ना पोस्टमार्टम ही करता है, 100 एंड 1000 के बीच में टोटल कितने नंबर्स रहते हैं, 899। उसमें से 648 ऐसे डिजिट्स रहेंगे जिसके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 555 टाइप कोई भी नंबर नहीं रहेगा, डबल भी नहीं रहेगा। ये क्लियर है। पहले वाले का काउंटिंग कैसे किया समझ में आ गया।
सेकंड वाले पे आता है। सेकंड वाला क्या बोला है जी, डिजिट 7 इज एट यूनिट प्लेस। मतलब देखो अब सेकंड के लिए जब हम जा रहे हैं, ये जगह तो फिक्स हो गया, यहाँ पर यूनिट 7 है, तो मतलब ये यूनिट प्लेस कितने तरीकों से भर सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से ही भरेगा, ठीक है। एंड अगेन रिमेनिंग ये 9 तरीकों से भर सकता है। सॉरी, यहाँ पर रिपीटेशन वाला तो कुछ बोला ही नहीं है ना, तो कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। वेट, 0 से लेकर 9 से लेकर 10 तक, यहाँ पर 0 भी तो आ सकता है। दिस कैन बी इन 10 डिफरेंट वेज एंड दिस कैन बी इन 1 वे। किसी को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो देख लो, यूनिट प्लेस पे 7 बोला है ना, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 7 ही रहेगा। हमारे 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होता है, तो यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा इसलिए 9, बट यहाँ पर 0 आ सकता है, और यहाँ पर हम वो रिपीटेशन अलाउड पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। कंडीशन अगर दिया रहेगा उसको ही फॉलो करो। कई बार क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, आगे जाकर आने वाले हैं, मुझे पता है, स्टिल पहले बता देता हूँ। सर रिपीटेशन करना है कि नहीं करना है, पूछा जाता है। जब भी विदाउट रिपीटेशन दिया नहीं जाता, रिपीटेशन अलाउड ही पकड़ के चलेंगे। हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज कवर करना चाहते हैं। समझ में आया एवरीवन? ठीक है, 35% पास रहा था तरी सुद्धा आपण हायर के लिए जाते ही है ना, सेम रिपीटेशन अलाउड ही है, सब पकड़ के चलो। तो सेकंड वाले के लिए हमारा आंसर क्या आया, 90। अब इसको करने का दूसरा एक और तरीका, 1 से लेकर 100 में यूनिट प्लेस पे 7 रहने वाले कितने डिजिट्स रहते हैं, 10 पर 100 निकालते चलो। समझ में आया? 101 से लेकर 200 के बीच में 10, 201 से लेकर 300 के बीच में 10, ऐसे 901 से लेकर 999 तक 10। हमने 9 सेंचुरीज क्रॉस कर लिए, हर एक के अंदर 10, तो 9 सेंचुरीज पर सेंचुरी 10, कितना आया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, हमें क्या बोला है जी, डिजिट 2 इज ऑलवेज इन्वॉल्व। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ना ये सेकंड वाले क्वेश्चन में 7 तो इन्वॉल्व करना ही है, बट 7 डिजिट जो था उसका प्लेस भी फिक्स था। थर्ड में वैसा कुछ दिया है क्या? नहीं। हमारी कितनी प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है, तो हम क्या पकड़ के चलेंगे, एक बार ये जो 2 है वो कौन सी प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे। एक बार क्या पकड़ के चलेंगे, 2 ये 10th प्लेस पे, और एक बार क्या पकड़ के चलेंगे, 2 ये 100th प्लेस पे। ये समझ में आया? अब 2 अगर यूनिट प्लेस पर रहेगा ना, आपको पहले वाले के हिसाब से समझ में आएगा क्या रहेगा। 2 अगर इधर रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। 2 अगर इधर रहेगा तो इधर क्या रहेगा, समझ में आया? क्योंकि यहां पर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। लाइकवाइज डिजिट 2 इज ऑलवेज इन्वॉल्व। अब इसमें हम आगे नहीं जा रहे कि भाई 2 एक से ज्यादा बार आ रहा है, वैसा आया तो भाई और लंबा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है। आगे पहले इतना कर लो, यहाँ तक ही रखते हैं, उसके लिए अलग क्वेश्चन लेते हैं, ये ऑलरेडी बढ़ा जा रहा है आगे। तो ये अब देखो ये ऑप्शन में बने ना, बराबर है। हम क्या पकड़ के चले, 2 इज ऑलवेज इन्वॉल्व, हम सिर्फ एक ही बार लेकर चल रहे, ठीक है। एक दूसरे का ऑप्शन है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे जी टोटल 90, ये भी कितने हुए 90, ये हो गए जी हमारे 100। क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या होगा, 200 से लेकर 299 वाले सारे नंबर आ जाएंगे, तो बेसिकली रिपीटेशन भी हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। कितनी बार 2 आया है वो नहीं गिनना है हमें, ठीक है। तो 90 प्लस 90, 180 प्लस 100, 280। तो डिजिट 2 इज ऑलवेज इन्वॉल्व वाले हमारे कितने नंबर्स रहेंगे, 280। ये मतलब कौन से लेंगे, 2, 12, 22, 32 टाइप, ये 20 से लेकर 29, मतलब 20 से लेकर 29 तक वाले, और ये 200 से लेकर 299 वाले, सारे के सारे कवर हो गए। समझ में आया हमने क्या किया, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी थी हमने उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया, लाइक बाइट साइज। हम पूरा का पूरा चपाती एक साथ नहीं खाते, हम उसको बाइट साइज में कन्वर्ट करते हैं, हमने वही कर दिया। ये समझ में आया?
अब आता है कौन सा वाले पार्ट के ऊपर, फोर्थ, डिजिट्स 3 और 7 इज प्रेजेंट। बेसिकली ये थर्ड के जैसा ही है, बस थर्ड के अंदर क्या था हमारा, कौन से वाले डिजिट के ऊपर काम करना था, 2 के ऊपर। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 3 या फिर 7, दोनों में से कोई तो एक होना ही चाहिए। तो जैसे ही हमने ये दोनों में से कोई तो एक बोला है ना, समझ में आया, दोनों में से कोई तो एक बोला था, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 डिफरेंट वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 डिफरेंट वेज। तो हमें क्या पता चला, हमारा जो थर्ड वाले का आंसर था सिंगल डिजिट के ऊपर कंडीशन था, वो हमेशा होना ही चाहिए, ये दोनों में से कोई तो एक होना चाहिए। तो 2 ऑप्शंस बनते, तो बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर इसका डबल ही हो जाएगा। समझ में आया कैसे, तो वापस से उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए नहीं बैठूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमें 3 और 7 एक तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे मिल रहा है, या फिर सिर्फ 10th पे मिल रहा है, या फिर सिर्फ 100th पे मिल रहा है, ऐसा पकड़ के चलेंगे। यूनिट प्लेस 3 और 7 2 डिफरेंट वेज, बाकी का रिपीटेशन अलाउड है, तो 9 into 10 सेम थिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट? ओके, आज हम यहीं पर रुकते हैं, यू विल फाइंड आउट इस टाइप के कुछ अगर क्वेश्चन, इनको रिवाइज कर लो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के चक्कर में मत पड़ो चाहे तो। कल हम क्या करेंगे, कल आते से ही इससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विथ परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन थोड़ा सा टफ पार्ट है। रीजन शुरुआत में बताया था, परम्यूटेशन को हम क्या बुलाते हैं, अरेंजमेंट, एंड कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन। ठीक है, अरेंजमेंट, एक सिलेक्शन में कई सारे अरेंजमेंट मिल सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले परम्यूटेशन देखते हैं। ठीक है, आज यहीं पर रुकते हैं।